ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर से एसएसबी हेड कांस्टेबल का नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो आपको वैसे पता होगा कि हमने ऑलरेडी जो 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 आया था आपके, उसमें जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे वो अपन ने डिस्कस किए थे। पार्ट 2 आया था, उसके अंदर रीजनिंग अपन ने कंप्लीट की थी। तो आज जो पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके गणित के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। वैसे इस वीडियो के 2 पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर के अंदर मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 40 क्वेश्चन एक साथ अगर अपन डिस्कस करेंगे तो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे लंबा चला जाएगा। तो अपन इसमें 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से इसके 2 पार्ट बना लेंगे। पहले वाले के अंदर 20 करेंगे, आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या होता है कि आप किसी का भी एग्जाम दो, लेकिन कम से कम आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका लेवल किस लेवल का रहने वाला है। तो इसलिए आप एक बार ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो मैथ पूछा जाता है वो किस लेवल का मैथ पूछा जाता है, हार्ड पूछा जाता है, इजी पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जितने भी डाउट है एसएसबी हेड कांस्टेबल से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो जब तक एंड होगा तब तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। पहले मैं आपको एक बार जो पेपर है वो दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पेपर, इसमें से क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये पेपर देख सकते हो, जो पिछली बार जो पेपर हुआ था सेम जो एचसी हेड कांस्टेबल का जो पेपर था उसी में से ये सारे के सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ। पहले जो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हो जो ये जीके पूछा हुआ है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जीके के बाद में जो अगला जो टॉपिक आया था अपना वो था 20 क्वेश्चन जीके के थे। फिर जो मैथ के क्वेश्चन थे, रीजनिंग अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रीजनिंग वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना। अभी तक कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों ने वो वीडियो देख चुके हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो 21 नंबर से जो क्वेश्चन है वो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद देख सकते हो, पढ़ने में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या। तो उसके बाद है जो 22 वाला थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखने का क्या पूरा स्पेस नहीं मिलता है, तो आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा कि क्या है या फिर कैसे समझा रहे हैं, वरना आपको और समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसी चीज़ की वजह से अब की बार एक एक क्वेश्चन को हमने अलग अलग करके और वहाँ पे आपको समझा देंगे। पहले आप बस ये क्वेश्चन देख सकते हो, जो 40 क्वेश्चन पूछे, कुल आपको मैं 60 नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि 60 क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। अब अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आप ये पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है एसएसबी के लिए, वहाँ पे ये पेपर मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 53 आ गया, 55, 58 आ गया, और ये 59 के बाद में यहाँ पे आप देखो जो 60 नंबर क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है, और वहाँ पे मैंने आपको 21 दिखाया था वो मैथ का क्वेश्चन था। अब जो आगे 61 बाद में जो आता है यहाँ से रीजनिंग चालू हो गई है। तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो 20 नंबर के बाद में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको वैसे पहले वहाँ भी दिखाया था कि जो 21 नंबर जो क्वेश्चन था वो इतना क्लियर नहीं था कि उसमें से अपन कुछ पढ़ भी सकें, तो इसलिए अपन 21 नंबर नहीं करके जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे अपन वो 22 नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 22 वाला भी क्लियर नहीं, इसके बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, वहाँ पर आप समझ लेना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ तो आपको अगर थोड़ा सा क्लियर समझ में आए तो यहाँ आप देखो, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि वर्ष के प्रथम 4 महीनों के अंदर, यहाँ पे पूछा हुआ है वर्ष के प्रथम 4 महीनों में सुरेश की औसत मासिक खर्च है वो 260 रुपये था, और अगले 5 महीनों के लिए उसका औसत मासिक खर्च है प्रथम 4 महीनों से 40 रुपये ज़्यादा था। देखो क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं आए हुए और एकदम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब अच्छा खासा मॉडरेट लेवल इन्होंने बना के रखा है। तो आप क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो ये है कि 40 रुपये ज़्यादा था 4 महीनों का। यदि वर्ष के शेष 3 महीनों में उसका कुल खर्च 560 रुपये था, तो उसने अपनी कुल वार्षिक आय को 5000 रुपये से कितना बचाया, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा। तो अब आपने ये क्वेश्चन तो देखो कंप्लीट देख लिया होगा। अब अगर आपको इस पेपर का इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आपको इंग्लिश वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इंग्लिश वाला भी देख सके, अगर इंग्लिश करना चाहो तो कर सकते हो। अब चलो अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहे तो मैंने जब भी आपको पिछली बार जितने भी वीडियो आए मैथ के, अभी तक 4 वीडियो आ चुके हैं, तो मैंने चारों वीडियो में आपको यही बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो अपन ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो प्रथम 4 महीनों का है उसका औसत रुपये कितने का खर्च करता है, वो 260 रुपये खर्च करता है, औसत है। एक चीज़ आपको भी पता हो गई कि ये 260 रुपये जो खर्च करता है वो 4 महीनों का औसत आए। तो औसत जब भी आए तो आपको मल्टीप्लाई करोगे उससे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 4 महीनों में टोटल कितना खर्च किया। तो जब इसको आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 0,
और फिर आ जाएगा 1। तो 1040 रुपये ये खर्च करता है 4 महीनों के अंदर। अब इसके बाद में जो देखो, एक बार मैं वापस जूम करके दिखा देता हूँ, आपको याद नहीं हो तो क्वेश्चन के अंदर फिर ये दिया हुआ है कि अगले 5 महीनों, यहाँ से देखो अगले 5 महीनों के लिए उसका औसत मासिक खर्च है वो 4 महीनों से 40 रुपये ज़्यादा है, लेकिन जो 40 रुपये ज़्यादा है ये भी औसत मासिक खर्च ही है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखो जब यहाँ पे अपन ने किया था कि 4 महीनों के अंदर वो क्या खर्च करता है, 260 रुपये खर्च करता है, तो आगे के जो 5 महीने हैं और वहाँ पे क्या ये 260 से 40 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। तो अब कितने खर्च करता है, 300 रुपये खर्च करता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कि उसने टोटल कितने खर्च करता है, 1500 रुपये वो खर्च करता है। अब यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, 2 चीज़ अपन ने देख ली, जो क्वेश्चन में बोला हुआ वही का वही कर रहे हैं, अपनी तरफ से अभी कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, यदि वर्ष के 3 महीनों में उसका कुल खर्च 560 था, यदि वर्ष के शेष 3 महीनों के अंदर जो बचे उसके अंदर खर्च 560 रुपये था, तो आपको ये बताना है कि उसकी कुल वार्षिक आय 5000 का कितना प्रतिशत उसने बचाया। अब आपको पता होगा कि जब खर्च कर दिया तो खर्च करने के बाद में जो पैसे बचेंगे वही उसकी बचत होगी, और आपसे वही बचत पूछी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्लियर है, 5 4 9 महीने हो गए, बाकी के जो 3 महीने बचे उसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कितने रुपए खर्च किए, यहाँ पे औसत नहीं दिया हुआ है, उसने औसत नहीं दे के डायरेक्ट आपको दे दिए कि 560 रुपये उसने खर्च किए। अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये 0 हो गया। आगे जब इनको ऐड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, वापस 10 का 0 आ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, तो 5 5 1 और ये 3, तो कितने रुपए उसने खर्च किए, 3100 रुपये खर्च किए। और उसकी जो टोटल इनकम दी हुई है वहाँ पे वो दी हुई है 5000 रुपये। तो अब सीधा सीधा आपके परसेंटेज के जैसे क्वेश्चन बन गया। वैसे ऑलरेडी इस टाइप के अपन क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जब परसेंटेज की थी, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जब उसने 3100 रुपये मान लो कि खर्च कर दिए, तो जब 3100 रुपये कोई खर्च कर देता है 5000 में से, तो बचत कितने रुपए की है उसने, 1900 रुपये की बचत की है। कितने रुपए पे, 5000 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 5000 रुपये खर्च किए, वो बचत किए, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। जब आप इसको इससे डिवाइड, ये हो जाएगा, ये 0 से 0 चले जाएंगे, और ये 5 से 2 बार, तो जब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके 38% है वो उसकी सेविंग है। और 38% अब देख लो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के अंदर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 38% दिया हुआ है। थोड़ा सा इस जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब क्लियर है। तो आप बस आगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप बार कमेंट में मैसेज करोगे कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता, ये इससे तरीके से भी हो सकता था, इससे ईजी हो सकता था, देखो हर एक क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 तरीकों से होता है। तो ये कभी भी नहीं होता कि जो आप बता रहे हो सिर्फ वही तरीका है, या फिर जो हमने बताया सिर्फ वही तरीका। इस तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि इस तरीके से आप कर सकते हो, वही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। कोई ट्रिक कभी भी काम नहीं आती, जिससे आप कर सकते हो वो हमेशा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये अब जो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, तो बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 9 व 11 वर्ष की उम्र वाले अपने 2 पुत्रों को प्रताप ने 21,600 रुपये इस प्रकार बांटे कि ताकि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित उम्र तक पहुँचने पर दोनों को समान राशि मिलेगी। यदि उनके निवेशों का अनुपात 51:57 हो तो किस उम्र में दोनों को समान राशि मिलेगी। यहाँ पे देखो आपको वैसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं है तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पिता है, उसके 2 पुत्र है, एक पुत्र की उम्र है वो 9 साल है, दूसरे पुत्र की उम्र है 11 साल है, और उनको 21,600 रुपये बांटे गए हैं दोनों के अंदर। और उनको ब्याज जो मिलेगा वो 10% वार्षिक ब्याज मिलेगा, और उनकी जो समान राशि होगी, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, यदि उनके निवेशों का अनुपात यानी कि जो उनका मिश्रधन है, ये नहीं है, यदि उनके निवेशों का अनुपात आपको दिया हुआ है 51:57 दिया आपको अनुपात दिया हुआ है, लेकिन जो आपको निकालना है कि किस उम्र के अंदर दोनों को समान राशि मिलेगी, ये ज्ञान रखना। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और दी हुई है, यहाँ जब आप ज्ञान दोगे तो देखो एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर दोनों को समान राशि मिलेगी। यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है आपके मिश्रधन की। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर I और प्लस क्या होता है आई के बाद में P, यानी कि मूलधन। जो आपका ब्याज इंटू जो ब्याज और मूलधन को आप प्लस करते हो तब क्या बनता है, आपका मिश्रधन बनता है। ये आप जरूर याद रखना। अब जो मूलधन होगा वो मूलधन हो जाएगा। ब्याज का खुद का एक फॉर्मूला होता है, वो मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, क्योंकि जिसने एक बार भी अगर कभी भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर SI CI पढ़ा है, तो उसको सबसे पहले ये फॉर्मूला ज़रूर याद हो जाता है। ब्याज का यानी कि जो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम यानी समय इंटू जो मूलधन और इंटू जो रेट बटा
ये सभी के सभी स्टूडेंट ने फॉर्मूला ये पढ़ रखा होगा और इसी फॉर्मूले से अपन ये सोल्व करने वाले हैं। देखो अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास में आई आ गया, आई की जगह आप ये फॉर्मूला रख सकते हो। पी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, पी की वैल्यू आपको जो माननी है, देखो दो तरीका होता है। एक तो कुछ स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले 21,600 जो 600 दिए हुए हैं उसको 51 और 57 के अंदर यानी 108 दोनों को प्लस कर लिया, फिर इसको डिवाइड करेंगे और ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इस 21,600 को काम में ही मत लीजिए, आप इसको सीधा का सीधा जो 51 और 57 दिए हुए हैं इनको ही काम में ले लीजिए जी, यही आपके लिए मूलधन है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे जो बेसिक तरीका है उससे डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम आपको दो तरीके और बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस एक बार आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आपने देख लिया कि ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो एक की जो एक स्टूडेंट है, मतलब यानी स्टूडेंट क्या है, एक जो बच्चा है उसकी जो वैल्यू है वो 51 है, और जो दूसरा बच्चा है जो 11 साल वाला है उसकी 57 है। ये क्या है, आई की जो पी की वैल्यू है यानी कि मूलधन है। तो एक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी प्लस आई होता है। तो जब आप पी को रखोगे तो पी आपके क्लियर दिया हुआ है कि 51 रुपये है, वो है पी प्लस। अब आप क्या करोगे, जो आई का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू रख दो। टाइम कितना है, आपको टाइम याद करना है। जो पी है वो अपन ने क्लियर दिया हुआ है कितने, 51 रुपये हैं, और आर आपको क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और बटा के अंदर आप 100 कर दोगे। कुछ भी चेंज नहीं किया, जो फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ वही की वही चीज़ें लिखिए, अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं लिखा है। अब जो इसके सामने जो होगा वो 11 साल वाले स्टूडेंट का आप रख सकते हो। तो 11 साल वाला जो है उसके 57 आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिखा अभी तक ही, प्लस करोगे। यहाँ पे जो टाइम है वो एक्स नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स टाइम तब रखोगे जब दोनों का टाइम सेम हो। जो टाइम है उसके अंदर 2 साल का डिफरेंस होने वाला है। डिफरेंस क्यों आएगा, जो एक स्टूडेंट जो बच्चा है वो 9 साल का और दूसरा जो 11 साल का है, इसलिए एक्स माइनस 2 टाइम आपको रखना पड़ेगा। और इंटू आप कर दोगे वही का वही है कि 57 आ जाएगा, और 10 से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड बाई 100 कर दोगे। ये जो अभी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है मैंने, सब कुछ जो आपको बताया वो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वही की वही सारी की सारी चीज़ें रखी है। अब क्या करना है आगे देखो, इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए ताकि क्लियर समझ में आ जाए। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले तो इनके एलसीएम, यहाँ से आप ये ऐसे 0 से 0 काट भी सकते हो दोनों के अंदर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके एलसीएम ले लेने हैं। एलसीएम अब आपको मैं हर बार लेके यहाँ पे क्या बताएंगे, क्योंकि जब पेपर सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम बताने का सेंस नहीं है। जब अपन मैथ के अलग से जो टॉपिक चल रहे हैं वहाँ पर जब एलसीएम आएगा तो क्लियर बता देंगे। अभी आपको ये मान लेना है, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 510 हो जाएगा प्लस 51x, और यहाँ पे जो 10 से 10 पहले कट गए थे, ये जो वैल्यू आ गई डिवाइड के अंदर नीचे 10 दिया हुआ है, ये क्लियर है। यहाँ पे जो आगे वाले क्वेश्चन के अंदर होगा 57 प्लस, यहाँ पे आपको पता होगा 57 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 57x आ जाएगा, और जो आगे जो दिया हुआ है उसको माइनस के अंदर माइनस का चिन्ह रखना है, और फिर 57 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 114 आ जाएंगे आपके, और डिवाइड के जो 0 से 0 पहले चला गया था नीचे 10 आ जाएगा। वैसे यहाँ से भी इन दोनों को आप काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इक्वल में होता है वो सामने की वैल्यू आप काट सकते हो। अब जो यहाँ पे जो दिया हुआ वही एक बार मैं वापस उतार रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे देखो क्लियर दिया हुआ है 510 प्लस 51x, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो जो ऊपर जो निकल के आई है आपकी इक्वेशन वही लिखे हैं। 57 है प्लस 57x माइनस 114, ये जो आपके वैल्यू निकली थी वही की वही अपन ने लिख दी। अब बस इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो आपके आंसर आ जाएंगे। एक बार पेन चेंज कर लेते चलो। अब यहाँ पे ज्ञान देना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अभी है। अब जो सबसे पहले तो आप क्या करना है, आपको ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे जाके आ जाएगा 570 आएगा ना। यहाँ पे क्यों आएगा, जब इसको आपने एलसीएम लिया था तब 570 हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा ये 570 कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन ने एलसीएम लिए थे इसके 510 हो गए थे, और जब इसके एलसीएम लेंगे तो ये 570 हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो है ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को आप माइनस कर लोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 570 में से 114 कम करोगे तो कितने आ जाएंगे, 456 आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे अब जो सामने वैल्यू बची है वो क्या है, 456 प्लस 57x, ये सामने वैल्यू बची है और इधर है। तो जो यहाँ पे जो x को एक साइड कर दो और जो प्लस प्लस की वैल्यू वो यहाँ पे कर दो। जब 456 इधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा,
जब 510 में से जब आप 456 माइनस करते हो तो आपके क्या बच जाएंगे 54 माइनस बचेंगे। और जब आप 57x में से 51x माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6x बच जाएगा। और 6 से जब आप इसको काटते हो तो 9 बार आ जाएगा और x की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। और सबसे पहले जो भाई ये x की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, अगर ये पता करना आपको तो जहाँ पे अपन ने फॉर्मूला जो सबसे पहले यहाँ पे देखो टाइम के अंदर अपन ने क्या रखा था, टाइम में यहाँ पे अपन ने x रखा था और x की जगह अब अपने 9 आ गया है। तो यानी कि जो छोटे बच्चे की जो उम्र है उसके अंदर आप 9 ऐड करते हो तो जो उसको जब वो 18 साल के होंगे तब उनकी एज सेम हो जाएगी। और इसके अंदर जब क्या करोगे x 9 माइनस 2 करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 7, 11 के अंदर प्लस आप जब 7 करोगे यानी कि 18 साल आ रही, दोनों की जब 18 साल होगी तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। ये तो मैंने जो आपको बताया था बेसिक तरीके से करवाया था। अब चलो एक और तरीका उससे डिस्कस कर लेते हैं। जो अपन डिस्कस करेंगे वो सबसे ऑथेंटिक और सबसे इजी तरीका है, वो है आप ऑप्शन बेस से करो। और मोस्टली इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको जब 18 साल हो वही ऑप्शन में से लेनी चाहिए। तो अपन ने मान लो कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें से सबसे पहले लिया कि अपने हिसाब से 18 साल के जब वो होंगे तभी वो वहाँ पे सेम हो जाएंगे। अब 18 क्यों लिया है, क्योंकि मोस्टली जब क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो 18 ही होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप सबसे भी ट्राई कर सकते हो। अब जो यहाँ पे अब की बार जो वैल्यू ये भी 21,600 है, यहाँ पे ये भी काम में लेने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो क्लियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 21,600, इसको भी काम में लेंगे अब की बार। तो पहले कैसे काम में लेंगे, 51 और 57 यहाँ पे अनुपात के अंदर दिया हुआ है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके कितना आ रहा है 108 आ रहा है। और क्वेश्चन के अंदर जो टोटल दिया हुआ है कितना है 21,600 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो इसको जब आप काटोगे तो ये कितनी बार चले जाएंगे 200 बार चले जाएंगे, यानी कि एक की वैल्यू क्या है 200 है। अब चलो मैं थोड़ा सा साइड में लेके बता देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं वापस। एक की वैल्यू 200 आ गई तो 51 के बराबर क्या हो जाएगा 51 इंटू 200 जब आप करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 10,000 और 200 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे जब आप 57 का निकालोगे 57 इंटू 200 करोगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, वो होगी 11,400। ये एक एक की वैल्यू आ गई है। अब इसमें से सीधा सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो। अपन ने जो मानना था वो माना था कि 18 साल मान लिया, तो जो 9 साल वाला जो बच्चा होगा उसके क्या होगा, देखो 10,200 वो बच्चा जब अब की बार सीधा सा फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू रखनी है, यानी कि वो क्या करेगा 9 साल तक उसको ब्याज मिलेगा। और किससे ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा 10% से, यानी कि 90। और जब आपको टोटल निकालना है तो आप इसको 190 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बटा 100 आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसके सामने देखो क्या रखना है आपको, यहाँ पे जब इसके सामने अब आप जब रखोगे सामने वाले दूसरे वाले स्टूडेंट जो वहाँ पे जो लड़का दिया हुआ उसकी वैल्यू रख दो। इसके निकल के यहाँ पे कितने आए थे आपने देखे 11,400 आए, 11,400। अब लेकिन उसको क्या 11 साल का है वो, और 18 साल तक के उसको कितने 7 साल ही मिलेंगे। तो 7 इंटू 10 करोगे तो 70 हो जाएंगे, यानी कि 170 ले सकते हो आप यहाँ पे 170 बटा 100। अब जब आप इनको काटते हो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे आपके, और यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ सिंपल सा करने में कि क्या आएगा 102 इंटू 190 आ जाएंगे। और सामने जो वैल्यू है आपके वो क्या है 114 और इंटू 170 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू है। जब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और सेम हो जाते हैं, दोनों की इक्वल वैल्यू आ जाती है, तो जो क्वेश्चन में दिया वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। और इसका मतलब जो आपने ऑप्शन माना है वो भी एकदम राइट है। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा कि 0 का 0 आ जाएगा, 19 को जब 2 से करोगे तो 8 आ जाएंगे, फिर आ जाएगा 3 और 19, यानी कि 19,380 आपके वैल्यू आ रही है। सामने वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर 68 का 8 आ जाएगा, और फिर 7 इंटू 23 और यहाँ पे फिर 17 और यहाँ पे भी 19 हो जाएंगे दो, यानी कि दोनों वैल्यू समान आ रही है। तो जो आपने ऑप्शन माना था 18 साल वो एकदम राइट आंसर है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब जो सबसे बचा है, सबसे लास्ट तरीका मैं एक बार एक और बता देता हूँ। देखो वीडियो आगे ही बहुत लंबा हो गया, एक काम करते जो और तरीका हम आपको वो ग्रुप के अंदर डाल के बता देंगे कि आप उसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो। अब एक जलाशय में 2 प्रवेश और 1 निकासी, यानी कि 2 तो एंट्री है और 1 एग्जिट है। प्रवेशों द्वारा ये क्रम से 3 घंटे में और 3 से ही 3/4 घंटे में भर सकता है। निकास द्वारा ये पूरे 1 घंटे में खाली हो सकता है। यदि दोनों प्रवेशों को क्रम से 4 और 5 बजे खोला जाए तो निकास 6 बजे खोला जाए तो जलाशय खाली हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, नॉर्मल सा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बेसिक के साथ में करवाएंगे ताकि सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मान लो कि 3 मान लो आप, एक दिया हुआ है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए आपको कितने घंटे में इसको भर सकता है, 3 घंटे में। दूसरा बी है वो 3 से ही 3/4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 15/4 आप इसको लिख सकते हो। दूसरा 15/4 घंटे में भरता है। और तीसरा क्या करता है, यहाँ पे तीसरा 1 घंटे के अंदर इसको खाली कर देता है। सी है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। तो जब आप इन तीनों के एलसीएम ले लोगे तो आपके एलसीएम क्या आ जाएंगे,
एलसीएम जब लोगे तो इनके 15 एलसीएम मान लो आपके आगे, तो 3 से ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लीटर प्रति घंटे भरता है ये। और जब इसको 15 से करोगे तो यहाँ पे 4 लीटर प्रति घंटे भरता है। और सी ये कि 1 घंटे के अंदर 15 लीटर खाली करता है। ये आपके क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी हुई है अपन ने अभी तक वही किया है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिया हुआ है कि जो पहले वाला है ए है वो कब चालू करता है, 4 बजे चालू करता है। बी है वो आपका चालू करता है 5 बजे, बी जो चालू करता है वो 5 बजे खोला जाता है। और जो सी है उसको 6 बजे खोला जाता है। तो इसका मतलब सीधा से क्या हुआ कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो सिर्फ है ना, इसका मतलब सीधा सा है कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक पहले ए भरेगा, फिर 5 बजे से 6 बजे तक दोनों भरेंगे। तो 4 से 5 बजे तक अगर ए भरता है तो 5 लीटर भर देगा। और फिर 5 से लेकर 6 बजे तक अगर दोनों भरते हैं ए और बी, तो ये 5 और 4 9 लीटर और भर देंगे। तो 9 और 5 जो दोनों मतलब 6 बजे तक ये कितने लीटर भर चुके होंगे, 14 लीटर भर चुके होंगे। और 6 बजे क्या किया जाएगा कि सी को भी खोल देते हैं जो 1 घंटे के अंदर 15 लीटर खाली करता है। तो अब मान लो कि क्या हुआ, अब जो आगे जितने भी घंटे के अंदर ये काम करेंगे वहाँ पे ए और बी मिलके भरेंगे कितने, 9 घंटे भरेंगे, 9 लीटर भरेंगे। और जो सी है वो 15 लीटर खाली करेगा। तो सी 15 लीटर में से 9 लीटर तो जो ये भरेंगे वो खाली करेगा। और जो बाकी बचा, कितना बचा बाकी के जो 6 लीटर है, वो 6 लीटर कहाँ से खाली करेगा, जो इन्होंने ऑलरेडी 14 लीटर भर दिया है उसमें से ही 6 लीटर सी खाली करेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 14 लीटर को खाली करना है और प्रति घंटे 6 लीटर के हिसाब से खाली किया जा रहा है। तो कितने घंटे लगेंगे, तो आपके 2 घंटे ये लग गए और 2 से ही फिर 2/6 आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप जब इसको, ये आपके मिनटे में आ गए, अगर इसको मिनट में बदलना है आपको तो यहाँ पे क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 घंटे और 20 मिनट आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब 2 घंटे और 20 मिनट किस में ऐड करने, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 बजे में ऐड करें, 5 बजे में करें, 6 बजे में करें। तो जो 6 बजे तीनों नल साथ चल रहे थे उस टाइम आप 6 बजे के अंदर ऐड करो, तो 2 घंटे 20 मिनट ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8:20 पे। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बजे और 20 मिनट पे आपका है वो खाली हो जाएगा जलाशय। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एकदम नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस मैथ काम में लिए, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अपन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, चित्र के अंदर क्या दिया हुआ है कि चित्र ABCD, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी और डी है। चतुर्भुज है जिसकी भुजा ABC से गुजरने वाली एक वृत्त की त्रिज्या है। जो AB भुजा है वो ABC से गुजरने वाली एक वृत्त की एक त्रिज्या है। और आगे जो क्या दिया हुआ है कि जो ADC है उस पर 130 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ क्लियर दिया हुआ है। तो CA भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एक तो जो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, तो ये जो कोण होगा यहाँ पे जब यहाँ से रेखा करती है तो जो ये बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जो अपोजिट होते हैं उन दोनों का जो एड होता है वो कितने का होता है, 180 होता है। 130 यहाँ पे दिए हुए हैं और जो 180 में से माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता चल गई, ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 140 डिग्री। तो ये हो गए। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो यहाँ पे बचा है, यहाँ यही तो पूछा है, CAB तो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो CAB क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो जब यहाँ पे एक दोनों मिला के 140 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके 180 टोटल होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। और 40 डिग्री कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर ही 40 डिग्री है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ये एकदम नॉर्मल इजी लेवल का क्वेश्चन था। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो इनके जो भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, ये बेसिक जो लेवल आपका होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन अपन यहाँ पे बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अपन सीधे से जो आपको बताएंगे, बाकी आपको बेसिक जब डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे मैथ के टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है A7 - 4 √3 है, तो A 1/2 और A -1/2 का मान बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √A लिख सकते हो, जो A 1/2 दिया हुआ है इसको √A लिख सकते हो, प्लस -1/2 है तो इसको 1/√A लिख सकते हो। ये तो आपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही का वही लिख लिया। अब सबसे पहले कि √A की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो √A की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, √A बराबर यहाँ पे है जो आपके वैल्यू ये आ जाएगी, क्या होगी, 2 और फिर माइनस और फिर √3, ये आपके √A की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको वापस करोगे, यहाँ पे वापस करोगे, जब यहाँ पे आप इसको मान लो यहाँ पे लगाते हो
रूट लगाते हो तो फिर ये 7 माइनस 4/3, तो ये आपके रूट ए की वैल्यू सही आ गई। अब इसके बाद में 1/√a की आपकी क्या वैल्यू होगी, तो 1/√a की भी आपके यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन प्लस √3 हो जाएगा। ये तो सभी को ही पता होगा। अब अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो देखो यहाँ पे बेसिक डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है, बेसिक अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, जब ये टॉपिक आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे। तो अब सीधा सा फॉर्मूले के अंदर रखना है। फॉर्मूले के अंदर क्या रखोगे, 2 माइनस √3 और यहाँ पे फिर प्लस का दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही 2 प्लस √3, तो ये √3 से √3 चले जाएंगे और 2 + 2 कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और आज 4 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब की बार वाला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया। इस टाइप की क्वेश्चन भी अक्सर क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। बाकी देखो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.42 × 100 के बराबर 42, तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इसके नीचे पॉइंट हटा के आप 100 कर दो, ठीक है। फिर आप इस 100 से ये 100 काट दो, तो क्या आया आपके जो वैल्यू आ गई 42 के, यहाँ पे 42 के बराबर 42 है और के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ही, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि सोल्व कैसे करना है। बाकी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सोल्व कैसे करना है ये। अब एक चीज़ पहले आप देखो, जितनी भी यहाँ पे घातें लगी हुई है, जैसे यहाँ पे 250 है, 150 है, 100 है और 200 है, इन सभी के अंदर कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप 50 सब में कॉमन ले सकते हो। तो एक काम करो, सबके बाहर जो वैल्यू है वो 50 रख दो। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की घात 5 और फिर आप यहाँ पे 50 कर दिया अपन ने। ऐसे ही 3 की घात कितनी होगी, 5 करने के लिए आपको 3 की घात 3 और यहाँ पे 50 करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 150 आ जाता है। और ऐसे ही जो आगे जो वैल्यू दी हुई है, जैसे जो 5 का दिया हुआ है 100, तो आप 5 को 2 करोगे और फिर यहाँ पे कर दोगे 50, तो 50 × 2 100 हो जाता है, वापस सही है। और फिर 4 का दिया हुआ है, तो 4 के अंदर क्या करोगे, 4 का 4 और 200 लेना है तो 200 हो जाएंगे। अब जो सबकी घातें ऊपर समान, यहाँ पे ऊपर 50 आ जाएगा, सबकी घातें ऊपर समान हो गई है, तो आपको सिंपल सा एक तरीका करना है। यहाँ पे जो अंदर जो वैल्यू रह गई है उनके सॉल्यूशन निकाल लो और जो सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। तो 2 की घात जब 5 करते हो आप तो क्या आता है, 32 आता है। 3 की घात 3 करोगे तो 27 आएगा। 5 की घात स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। और जब 4 की घात 4 बार करोगे तो 256 आएगा। तो आपके सबसे कम जो वैल्यू है वो कौन सी है, 25 है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 100 की जो वैल्यू आई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने किया था उसने बी किया था, लेकिन उसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि एक माली ने 17,956 पेड़ों को इस प्रकार लगाया ताकि प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पेड़ों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल क्वेश्चन में आपको सीधा से क्या करना है, जो 17,956 दिए हुए ये स्क्वायर निकालने। तो ये स्क्वायर किसके, 134 के ये स्क्वायर है। अब ये कैसे निकले, ये कैसे स्क्वायर निकलते हैं, ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें अपन और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको सीधा सा पता होना चाहिए 134 के स्क्वायर है, और कैसे निकलेंगे वो वैसे आपको सीधा ही पता होगा कि लास्ट में जो 6 दिए हुए ये किसके, एक तो 4 के हो सकते हैं, एक 6 के हो सकते हैं। और फिर जो 179 है ये 13 से पहले वाले हैं, तो एक 13 या तो 134 के होंगे या 136 के होंगे। तो 100 जब 13 × 14 आप करोगे तो वो कितने 182 हो रहा है। तो 182 आप जब कभी नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि 179 से ज़्यादा है, तो 134 ही आपके होंगे। ये मैंने बेसिक बताया, लेकिन इस टाइप के जब कैसे सोल्व करते हैं वो अपन जब मैथ वाले अलग से जो वीडियो चल रहे हैं उनका से डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपके सॉल्यूशन करवाना है, वो भी इस पेपर का। तो आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्यू ए बी का अर्थ होता है a + b, क्यू एम बी का अर्थ होता है a - b, क्यू पी बी का a × b, क्यू ए क्यू बी का जो वैल्यू होता है a भाग b होता है। तो इसमें सबसे अगर इजी करना है आपको, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन से आपका आंसर निकल जाता है तब ठीक है, वरना फिर बार बार वैल्यू देखने का बजाय आप एक काम करो, यहाँ पे साइड में लिख लो। एक आधी सेकेंड आपको लगेगी। एक की वैल्यू जो होती है उसका मतलब होता है प्लस, एम का जो मतलब है उसका मतलब है माइनस। यहाँ पे देखो दिया हुआ a - b, मतलब a m b दिया हुआ तो m का मतलब माइनस है, और p का मतलब है वो यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो q का मतलब दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड। तो ये जो अपन ने जो वैल्यू है इसके अंदर जो दिखी हुई थी वही लिख दिए। अब आपको सीधा सा सिंपल एक काम करना है, ऑप्शन में से आप उठा के और कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 30, और फिर q दिया हुआ है तो q का मतलब आप डिवाइड कर सकते हो 10, और फिर उसके बाद में a है तो a का अपन ने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले ही, a का वैल्यू क्या मतलब होता है प्लस, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। p है, p का अपन ने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, और फिर 2, और फिर m की जो वैल्यू है वो माइनस,
2। तो इसका मिला के आपके अगर 15 आंसर आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा और ये 8, तो 8 और 3 11 -2, तो आपके कुल मिला के 9 आंसर आ रहा है। 9 नहीं आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो जो आपके ये ऑप्शन था ए नंबर, वो आपके गलत हो गया कि ए नहीं हो सकता। अब चलो बात कर लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को लेके कि सेकंड वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। तो जो सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर भी वही वापस वैल्यू रखनी है। 5 दिया हुआ है, 5 के बाद में पी है, पी के वैल्यू क्या होगा ×2, और उसके बाद ए दिया हुआ है तो +4, क्यू दिया हुआ है तो क्यू का अपन ने पहले देखा था डिवाइड होता है तो 2, और पी दिया हुआ है तो ×2। तो डिवाइड से सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का आप यहाँ पे जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो इन दोनों को जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 + 2 और × 2। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएंगे, और +10 करोगे तो आपके राइट आंसर क्या होगा 14 होगा, और 14 इसके सामने ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मैथ में वैसे लेने का कोई सेंस नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो नावधारा से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। तो इसको जब आप सॉल्व कैसे करोगे, स्थिर पानी के अंदर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव खेदते हुए रमेश एक स्थान से जाकर वापस आता है। यदि नदी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बतानी है। जैसे मान लो रमेश है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, और उसकी जो रमेश की जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर है, और नदी की जो चाल है वो 1.5 है। जैसे आपको पता होगा जब नदी की दिशा में आप जाते हो तब जो चाल होती है वो ऐड हो जाती है, तो एक साइड तो इनकी जो स्पीड होने वाली है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और जब वापस विपरीत दिशा में आते हो तो माइनस हो जाती है, तो जो आपकी स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब एक, या तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधा मान लो कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है 6 किलोमीटर है, तो आने और जाने में जो टोटल दूरी की जाएगी वो कितनी की जाएगी 12 किलोमीटर की जाएगी। और जब 6 किलोमीटर जब एवरेज निकालना है तो आपको एवरेज का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। जब आपने 6 किलोमीटर दूरी मान ली तो जब जाने के अंदर वो 6 किलोमीटर चला, आने में 6 किलोमीटर चला, टोटल दूरी कितनी चला, टोटल दूरी होगी 12 किलोमीटर। अब आपको निकालना है टोटल टाइम। जाने के अंदर जो 6 किलोमीटर चला है वो 6 की स्पीड से गया, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर पहुंच गया। आने के अंदर 3 की स्पीड से गया तो इसको 2 घंटे लगे। कुल मिला के 2 घंटे और 1 घंटे कितना टाइम लगा, 3 घंटे का टाइम लगा। तो 3 घंटे को जब आप इससे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो अगला क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पुस्तकों के 3 सेटों में क्रमशः 783, 1107 और 513 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को किस प्रकार सजाना है ताकि प्रत्येक पुस्तक विषय अनुसार सजे और प्रत्येक दल की ऊंचाई समान हो। तो कुल जो स्टॉक से यानी कुल टालों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से में चैप्टर में से पूछा गया है। जो आपके एलसीएम एचसीएफ है उससे ये क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनके एचसीएफ निकालने। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये अपन डिटेल में यहाँ पे नहीं समझेंगे। डिटेल में हम जब अलग से एचसीएफ के टॉपिक करेंगे वहाँ पे फुल डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जिन दोनों के अंदर कम डिफरेंस है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 783, इसमें से जब आप माइनस करोगे जो दोनों के अंदर कम डिफरेंस है 513 को आप माइनस कर लो, तो आपके राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब निकालोगे तो 270 आ जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो 270 ऑप्शन में नहीं है, और वैसे 270 से ये तीनों संख्या डिवाइड भी नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या करना होगा कि या तो 270 होगा। अब 270 नहीं होगा तो जो 270 के जो यानी 270 के जो गुणज है वो आपके आंसर हो सकते हैं। तो आप सीधा सा पहले अलग अलग गुणज निकालने के बजाय सीधा एक काम करो, यहाँ पे ऑप्शन में देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर देखो कि 270 का गुणज कौन सा है। जैसे 41 है वो 270 का नहीं है, 41 से 270 डिवाइड नहीं होंगे, 89 से भी नहीं होंगे और 29 से भी नहीं होंगे। तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, जो 27 है वो आपका आंसर होने वाला है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शन ही नहीं है जो 2 ऑप्शन हो एक साथ। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो बिन दी हुई है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए आपको एक रूल पता होगा, वैसे जैसे अंश और हर होते हैं, जो सबसे जो ऊपर की जो अंश होगा वो अगर बड़ा होता है और जो हर है
वो अगर मान लो सबसे छोटा होगा तो जो संख्या आएगी वो हमेशा ही बड़ी होगी। तो इनके अंदर अगर आप जब क्वेश्चन के अंदर देखते हो तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिखता है, पहले जो नीचे के आप संख्या जो हारे उनकी संख्या देख लो, 341, 339, 335 और 337। तो इनमें से सबसे छोटी जो संख्या कौन सी है, 335 है। और अब अगर अपन ऊपर की बात करें अंश की, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 215, 217, 221 और 229। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 221 है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, वो सबसे बड़ा है। वैसे अगर सबसे छोटा पूछा हुआ होता तो ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे उल्टे हो जाते बस, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इनको आप उल्टा कर देते, नीचे वाला फिर आपके बड़ा हो जाता, ऊपर वाला छोटा हो जाता, तो सबसे छोटी संख्या आ जाती। ये आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर राइट कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो सवाल है कि 3 नलों की त्रिज्याएं क्रम से 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। उनसे होकर बहने वाले पानी और उनकी त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात समान है। सबसे बड़े नल अकेले टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। यदि सारे नल इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया होगा। वैसे एक बार आप और भी देख सकते हो, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन को वापस छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है तो आप यहाँ पे पॉज करके और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब अपन आगे बात करें उससे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो छोटा कर देता ताकि आपको स्पेस मिल जाए यहाँ पे अपने खुद कि यहाँ पे आराम से लिख सके। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो त्रिज्याएं दी हुई है उनसे होकर बहने वाले पानी है उनके त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात समान है। तो सबसे पहले तो आपको इनका वर्ग का अनुपात निकालना है। जैसे 1 का वर्ग करोगे तो आप 1 ही आएगा, उसके बाद में 4/3 दिया हुआ है, इसका जब आप वर्ग करते हो तो क्या आएगा आपके 16/9 आ जाएगा। और ऐसे ही जो लास्ट में दिया हुआ है 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा। अब जब इनको आपके अनुपात के अंदर मान लो ये आ गया आपके 16/9 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 4, जब इनको आप आगे और चेंज करोगे तो आप 9 से सबको मल्टीप्लाई कर लो ताकि नीचे वाले 9 हट जाए, तो आपके आ जाएंगे 9, फिर अनुपात आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। 9 के बाद यहाँ पे अनुपात आ जाएगा 16 और फिर 36 आ जाएगा। ये आपके अनुपात के अंदर संख्या बदल गई। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा जो नल है वो 61 मिनट में भर सकता है। तो सबसे बड़ा जो नल है वो कौन सा है, 36 वाला है। तो जो 36 जो भरता है वो 61 मिनट के अंदर एक टैंक को भर देता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 36 × 61 जब आप करते हो तो इससे क्या निकलेगा आपके, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उससे सॉल्यूशन के अंदर क्या निकल रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आ रहा है, जो टोटल है, जैसे कि जो टोटल की जो कैपेसिटी है जो टैंक की वो कैपेसिटी आ गई। अब आपको है कि सभी के सभी एक साथ काम करते हैं, तो सभी के करने के लिए आप इनको ऐड कर लो। तो आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये तो हो गए 25 और 25 और 36 कितने होते हैं, 25 और 36 हो गए आपके 61। तो यहाँ पे आप 61 से इसको फिर काट कर सकते हो। तो आपके राइट आंसर क्या आ जाएगा, 36 जो है मिनट उनको टाइम लगेगा भरने के अंदर। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलो देख लेते कोई जो ऑप्शन के अंदर 36 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसके अंदर क्लियर दिया हुआ है कि 36 मिनट लगने वाले हैं। अब चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि 20 2004, 16 की घात 2004, 3 की घात 2004 और 1 किसके द्वारा भाज्य है। तो ये संख्या जो भी आपको दी गई है ये किसके द्वारा भाज्य होगी, ये इस आंसर के अंदर आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसको आपको डिवाइड करने के लिए काम करते हैं, इनको थोड़ा सा और छोटा भी आप कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो 20 की जैसे स्क्वायर कर लिया आपने और फिर इनकी जो 1002 लिख सकते हो, क्योंकि सभी के सेम करने इसलिए कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे 1002 आप लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इसको जब आप वापस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 20 की 2004 ही हो जाएगी। फिर प्लस फिर वही वापस करना है 16 और वापस यहाँ पे लिख दो आप 1002 और इसके बाद में माइनस का चिन्ह है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपको, हमेशा ही माइनस का चिन्ह और इन दोनों में कभी भी कन्फ्यूजन मत हो जाना। ये क्वेश्चन पूरा प्लस माइनस पे ही डिपेंड है। और जब आप 1 की स्क्वायर करके और 1002 भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर 1 ही आने वाला है। अब जब अपन ने सब ये लिख दिया तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जो अंदर की जो संख्या है उनके जो स्क्वायर है बस आप वो लिख दो। तो 20 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 400 होता है। 16 का स्क्वायर की बात करें तो 256 होता है। 3 का स्क्वायर आपके 9 होता है और फिर माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो इनके बीच में जो साइन है वो आप लिख दो, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, ये आपने लिख दिया था। अब जब इनको ऐड करोगे तो ये दोनों प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 656 आ जाएंगे। और जब माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आया है
646 आया है। तो अब जो 646 जिस भी नंबर से डिवाइड है वही उसी नंबर से आपके सारे के सारे संख्या है वो भाज्य होगी। बस इतना सिंपल सा आंसर है। अगर आपके ऊपर घातों वाले देखो तो इनको देख के कभी भी इतना परेशान मत होना कि कैसे आंसर निकलेगा। तो अब 646 अपन ऑप्शन में से देखे किससे डिवाइड हो सकता है। तो देखो थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप इनसे देखोगे जैसे 646 है, 317 से हो नहीं सकता, क्लियर पता चल रहा है। 253 से भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, 323 से होगा। सीधा डायरेक्ट 2 बार हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वैसे देखो इस टाइप के जो भी सारे क्वेश्चन है अपन जब मैथ के जो अभी वीडियो चल रहे हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस के वीडियो चल रहे हैं तो उनको जब कंप्लीट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ये कुछ स्टूडेंट का था कि सर आप मैथ का एक बार पेपर सॉल्यूशन करवा दो, मैथ का सॉल्यूशन करवा दो, इसलिए करवा रहे हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि 5 अंकों की एक संख्या है 1 3 4 5 6 को मिलाकर बनी n संख्याएं भिन्न है। n की पांचों संख्याएं भिन्न है। यदि n 11 से विभाजित होने वाली लघुत्तम संख्या तो n की दाई की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को एक बार आपने ढंग से समझ लिया होगा कि 5 जो संख्या दी हुई है 1 3 4 5 और 6 इन सबको मिला के एक संख्या बनानी है। और ये कभी भी नंबर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए आपके, ये बताया हुआ है। और n 11 से विभाजित होने वाली लघुत्तम जो 11 से जो संख्या होगी वो 11 से विभाजित होगी और लघुत्तम संख्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो इस टाइप के देखो या तो एक फॉर्मूले से होते हैं वो तो बहुत बड़ा होता है। अगर आप इन संख्याओं की बना आपको 11 का एक तो पता होना चाहिए कि 11 का डिवाइड होने का जो रूल होता है वो क्या होता है। जैसे मान लो ये 5 अंकों की जो संख्या है तो 11 के अंदर ये होता है कि एक बार एक छोड़ के जो संख्या आती है उनका और जो इन एक एक छोड़ के इनका जो डिफरेंस होता है या तो वो हमेशा 0 होना चाहिए या फिर 11 के डिवाइड की टेबल के अंदर होना चाहिए। तो वही संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इसके अंदर जो संख्या आपके बनेगी वैसे अगर आप बनाना चाहो तो देखो अपन डिटेल में यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पेपर का सॉल्यूशन है। अगर अपन मान लो जब ये जो चैप्टर है वो करेंगे मैथ के अंदर तब फुल डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे बनानी होती है। सो 43615 ये जो संख्या है ये अगर आप बनाते हो तो यहाँ ये 11 से आराम से डिवाइड होती ही नहीं होती, ये आप चेक कर सकते हो। देखो 6 और 4 10 और 5 15, तो जो ये 15 है अब इनके अंदर कितना है 4 है। तो माइनस जब 4 करोगे तो जो आपका आंसर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। इसका मतलब 11 से डिवाइड हो सकती है, या तो डिफरेंस 11 होना चाहिए या फिर डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी आपके 11 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। अब पूछा है कि आपके n से दाई की संख्या निकालनी है, यानी कि ये इकाई हो गया और दाई की संख्या क्या है आपके 1 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। तो ये तक जो मैथ के जो 20 क्वेश्चन थे टोटल जो 40 क्वेश्चन आए थे उसमें से 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 20 क्वेश्चन आपके कल तो जो आएगी जीके की क्लास आएगी और उससे जो अगले मैथ की जो क्लास थी उसी क्लास की जगह पे आपके जो बाकी के 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करवा देंगे। तो आपके एक बार मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी। जीके की और रीजनिंग हम ऑलरेडी आपका पेपर का सॉल्यूशन करवा दिए, तो आप वो भी वीडियो जरूर देख लेना। आप जब पेपर का सॉल्यूशन देखते हो तो आपको कुछ आइडिया लग जाता है कि आपके पेपर किस लेवल का होने वाला है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।